जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालत पर कैबिनेट सचिव आज बैठक करेंगे। कैबिनेट सचिव की बैठक में राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की जाएगी। वहीं बाढ़ से राज्य को हुए नुकसान का भी आकलन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ को लेकर गृह मंत्रालय ने पहले ही एक कमेटी गठित की है, जो श्रीनगर के कैंप ऑफिस से राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रही है। कश्मीर घाटी में फंसे देश के दूसरे हिस्सों के पर्यटकों को श्रीनगर से वापस घर भेजा जा रहा है। सेना की मदद से कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों से इन पर्यटकों को श्रीनगर लाया गया, जहां वायुसेना के एयरक्राफ्ट की मदद से चंडीगढ़ और दूसरे सुरक्षित जगहों पर इन पर्यटकों को भेजा गया। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से राहत और बचाव कार्य पर एनडीआरएफ के महानिदेशक ने संतोष जताया है। ओपी सिंह ने कहा है कि हालात लगातार सुधर रहे हैं। एनडीआरएफ ने अब तक 8000 से ज्यादा लोगों को बचाया है। वहीं बाढ़ से ग्रस्त 42 इलाकों में एनडीआरएफ ने अपनी पहुंच बना ली है और इन इलाकों में फंसे 2500 लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 17 टीमें जुटी हुई हैं। वहीं एनडीआरएफ के महानिदेशक ने यह भी कहा कि 2 टीमें तमिलनाडु से भी मदद के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रही हैं। आज कुछ स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि कम्युनिकेशंस नेटवर्क में सुधार आने के कारण हम लोगों ने आरटी सेट्स के द्वारा और सैटफोन के द्वारा अपने ऑफिसर्स और अपनी टीम्स के साथ संपर्क स्थापित किया है और सुबह से ही हमने काफ़ी इंटेंसिफाई रूप से अपने ऑपरेशंस को शुरू किया। जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे लोगों की मदद में वायुसेना भी उतर आई है। वायुसेना ने श्रीनगर से बचाव कार्य की शुरुआत की। वायुसेना जगह जगह खाने के पैकेट गिराने के साथ साथ सेना की मदद कर रही है। राहत और बचाव कार्य में एयरफोर्स के 7 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। वायुसेना की इन हेलीकॉप्टर की मदद से छत पर फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान में आए बाढ़ के लिए लश्कर-ए-तैयबा ने भारत को ही दोषी ठहराया है। लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद ने कहा है कि भारत के पानी छोड़ने की वजह से पाकिस्तान में बाढ़ आई। हाफिज सईद ने कहा कि लगातार 3 बार बिना किसी चेतावनी के भारत ने पानी छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को मदद की अपील को हाफिज सईद ने मजाक बताया। श्रीनगर नेशनल हाईवे मरम्मत के बाद एक बार फिर टूट गया। रामबन के पास बाढ़ से नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे GREF ने बना दिया, लेकिन बनने के बाद एक बार फिर से ये रोड क्षतिग्रस्त हो गया। जम्मू से करीब 172 किलोमीटर दूर 100 मीटर नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त है। गुजरात में सरदार सरोवर नर्मदा बांध में पानी भर गया है, जिससे आसपास के करीब 100 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर में जल प्रलय के बाद गुजरात में नर्मदा नदी उफान पर है। बांध के रिजर्वायर में 12 लाख क्यूसेक पानी हो गया है, जिससे डैम के ऊपरी हिस्से से पानी बह रहा है। बाढ़ का खतरा बढ़ने की चेतावनी आसपास के इलाकों में दे दी गई है। उज्जैन की शिप्रा नदी उफान पर आ गई। शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों के किनारे मौजूद मंदिर जलमग्न हो गए हैं। इंदौर समेत कई क्षेत्रों में हुई जोरदार बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। दिल्ली में विधानसभा भंग करने को लेकर आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये जवाब मांगा था कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन कब तक लगा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से 5 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था। याचिका में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने का निर्देश देने की अपील की थी। चुनाव आयोग की बैठक में आज 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में बाकायदा राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। दिल्ली में ई रिक्शा को लेकर आज हाईकोर्ट अहम फैसला सुना सकती है। ई रिक्शा पर अभी दिल्ली में बैन लगा हुआ है। पिछले महीने सरकार ने ई रिक्शा को लेकर हाईकोर्ट में गाइडलाइंस पेश किया था, जिस पर आज हाईकोर्ट अपना फैसला देगी। मुंबई में गणेश उत्सव के 10वें दिन धूमधाम से गणपति विसर्जन किया गया। लालबाग के राजा की यात्रा भी हमेशा की तरह धूमधाम से निकाली गई। हालांकि आज सुबह उनका विसर्जन किया गया।
गणपति विसर्जन के लिए मुंबई के चौपाटी पर खास इंतजाम किए गए थे। पुणे में भी श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति के विसर्जन की तैयारी शुरू की गई। पुणे में सबसे लोकप्रिय दगड़ू सेठ गणपति की शोभा यात्रा निकाली गई। इस साल दगड़ू सेठ गणपति के रथ को मयूर का शक्ल दिया गया था। गणेश की प्रतिमा को भी सोने और हीरे के आभूषणों से सजाया गया था। अमूमन मुंबई के लालबाग के राजा की तरह ही पुणे में दगड़ू सेठ गणपति को भी विसर्जन में काफी वक्त लगता है। एक स्टिंग ऑपरेशन ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सौदेबाजी की पोल खोल दी है। आम आदमी पार्टी ने मीडिया को बीजेपी के एक विधायक का स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है। इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बीजेपी विधायक शेर सिंह डागर ने आप विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो को सुप्रीम कोर्ट को सौंपने वाले हैं। हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और हम कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी की पूरी वारदात की रॉ फुटेज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। आम आदमी पार्टी के स्टिंग में बीजेपी के विधायक शेर सिंह डागर के नाम आने के बाद दिल्ली बीजेपी बचाव में उतर आई है। बीजेपी ने अपने विधायक शेर सिंह डागर को कारण बताओ नोटिस भेजा है। पार्टी ने शेर सिंह डागर से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने स्टिंग ऑपरेशन के मामले पर कहा है कि इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जहां तक जो भी प्रायोजित चीजें जिस तरीके से दिल्ली में है, प्री डिसाइडेड हैं, उसके संदर्भ में स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। मुझे कोई बहुत लंबा नहीं, कोई हम इससे कोई इन चीजों से न तो अपसेट है, ना ही ऐसी कोई चीज है जिसमें अपसेट होने की बात। आपके स्टिंग ऑपरेशन के बाद कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी की असली छवि सामने आने की बात कही। लवली ने कहा कि बीजेपी की मानसिकता सामने आई है। लवली ने साथ ही कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। बीजेपी की मानसिकता बीजेपी की हरकतों को वो दर्शाता है। अगर ऐसा कोई स्टिंग है तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ यह अनैतिक कार्य है और कानूनी कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। ममता बनर्जी को कोलकाता में पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनौती दी थी और अब मुख्तार अब्बास नकवी कोलकाता पहुंचकर ममता को करप्शन क्वीन कहा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि शारदा घोटाला तृणमूल पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा। अब कहा जाने लगा है कि कभी क्रांति की बेटी हुआ करती थी सुश्री ममता बनर्जी साहिबा, आज करप्शन क्वीन कहलाने लगी हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम फैसले किए जाएंगे। वहीं झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी पहली रैली कर विरोधियों को चुनौती दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड में कहा कि अभी पार्टी किसी को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं कर रही। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कांग्रेस पर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर 1947 में कांग्रेस ने देश की बागडोर सरदार पटेल को सौंप दिया होता तो देश की ये हालत नहीं होती। वाराणसी के रोहनिया में योगी आदित्यनाथ अपना दल के उम्मीदवार के प्रचार के लिए आए हुए थे। आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार पर भी निशाना साधा। 1947 में अगर कांग्रेस की होती और देश की बागडोर किसी सरदार पटेल के हाथों में सौंपी होती तो देश की दुर्गति आज नहीं होती। यूपी सरकार में मंत्री आजम खान ने योगी आदित्यनाथ की बातों पर चुटकी ली। आजम खान ने लव जिहाद की बात करते हुए जहां बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि जब पिछली सरकार में बंद हुए थे तब योगी आदित्यनाथ संसद में 2 घंटे तक दहाड़ मारकर रोए थे। उनके कहने से क्या होगा ये नहीं मालूम। इतना मालूम है पिछली सरकार में बंद हो गए थे तो पार्लियामेंट में 2 घंटे रोए थे दहाड़े मार मार कर।
7-8 दिन की जेल बर्दाश्त नहीं हुई थी, इतने बहादुर। और केंद्र सरकार है तो ठीक है, गंगा सूख गई है तो मेंढक पार चले जाएंगे, गंगा में कभी तो पानी आएगा। दिल्ली के द्वारका इलाके में नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली 22 साल की लड़की पर अज्ञात हमलावरों ने हमला बोला। धारदार हथियार से वार कर लड़की को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देकर अज्ञात हमलावर फरार हो गए। लड़की को घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या का आरोप एक टैक्सी चालक पर लगा है। टैक्सी चलाने वाले महेश की टैक्सी स्टैंड पर एक ड्राइवर से लड़ाई हुई थी। युवक की हत्या के बाद आरोपी हत्यारा फरार है। दिल्ली के मंगोलपुरी में 16 साल की एक लड़की ने जान पर खेलकर अपने पिता को बदमाशों से बचाया। बताया जा रहा है कि किडनैपर्स युवती के पिता को अगवा करना चाहते थे। मंगोलपुरी में रहने वाले राम सिंह को जब अगवा करने की कोशिश बदमाशों ने की, तब युवती ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। लड़की की बहादुरी की वजह से 3 बदमाश पकड़े भी गए। पुलिस फरार हुए बाकी बदमाशों की तलाश में जुट गई है। यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली एक लड़की से 1 महीने तक रेप किया गया। पीड़ित लड़की को 4 लोग बेहोश कर अपने साथ मुंबई ले गए और घाटकोपर इलाके में एक घर में बंधक बनाकर रखा। दिल्ली में सोमवार को एक युवती ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। युवती का कोई पता नहीं चला है। शाम तक युवती को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। यमुना में छलांग लगाने वाली युवती को उसकी बड़ी बहन गाड़ी में बिठाकर ग्रेटर नोएडा ले जा रही थी, लेकिन आईटीओ के पास युवती गाड़ी रुकवाकर पुल से नीचे यमुना में कूद गई। चीन के ग्वांझू में मड फेस्टिवल मनाया गया। इस पर्व के दौरान डोंग के स्थानीय लोग मिट्टी और पानी से भरे तालाब में मछली भी उछालते हैं। इस तरह की परंपरा सदियों से इस इलाके में मनाई जाती है। इस पर्व को मनाने के दौरान जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बार मछली पकड़ता है, उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। चीन में चांद से जुड़ा एक पर्व बीती रात मनाया गया। इस पर्व के दौरान रात में चीन के लोग नदियों में नाव लेकर निकलते हैं। चीन में हजारों साल से चांद का पर्व मनाया जाता है। चीन में मिड ऑटम फेस्टिवल मनाया जा रहा है। पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में हजारों लोगों ने कितांग नदी के किनारे खड़े होकर लहरों को देखा। इस पर्व के दौरान रात में खासतौर पर यहाँ के लोग नदी किनारे खड़े होकर उसकी लहरों को देखते हैं। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस विलियम एक बार फिर पिता बनने वाले हैं। मीडिया से इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए प्रिंस हैरी ने इस बात का ऐलान किया। इस बात की खबर तब लगी जब प्रिंस विलियम और केट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम से अपना नाम आखिरी वक्त में वापस ले लिया।